नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच चवन्नी वाले बयान को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इस मामले में राष्ट्रीय लोकदल ने जाट अस्मिता से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। बयानबाजी के बीच दोनों दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं और राजनीतिक हलकों में इसे आगामी चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। विवाद का केंद्र बयान और उसके राजनीतिक अर्थ को लेकर है, जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा तेज हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सत्ता की चाबी की चिंता छोड़कर पहले समाजवादी पार्टी को संभालने पर ध्यान देना चाहिए। यह टिप्पणी सहारनपुर से जुड़े विवाद के बाद सामने आई है। राजभर ने अखिलेश की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीति में सत्ता हासिल करने से पहले संगठन को मजबूत रखना जरूरी है। उनके बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है। आगामी चुनाव को देखते हुए दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में जनता सपा को पूरी तरह नकार देगी। मुख्यमंत्री का यह बयान प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और चुनावी मुकाबले के बीच सामने आया है। योगी लगातार अपनी सरकार के कामकाज और विपक्ष की राजनीति को लेकर बयान दे रहे हैं। उनके इस दावे पर समाजवादी पार्टी की ओर से भी करारी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव से पहले 52 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने की जानकारी सामने आई है। इनमें योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती समेत कई प्रमुख नेता शामिल हैं। कुछ नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। सुरक्षा व्यवस्था में इस बदलाव का उद्देश्य संबंधित नेताओं की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखना बताया गया है। चुनावी माहौल में बड़े राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा एक महत्वपूर्ण विषय रहती है। अखिलेश यादव ने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है और त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश ने इस स्थिति को आम लोगों पर पड़ने वाले असर से जोड़ते हुए सरकार से जवाब मांगा। दूसरी ओर सरकार की तरफ से चीनी की उपलब्धता को लेकर स्थिति साफ की गई है। त्योहारों के समय आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लोगों के लिए अहम विषय बनी हुई हैं। मथुरा में पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। एक अभ्यर्थी की जगह दूसरा व्यक्ति फिजिकल टेस्ट देने पहुंचा था। बताया गया कि वो व्यक्ति खुद एक पुलिसकर्मी था और बायोमेट्रिक जांच के दौरान उसकी असली पहचान सामने आ गई। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में पहचान सत्यापन की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। ऐसे मामलों में बायोमेट्रिक तकनीक उम्मीदवार की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लखनऊ में सवर्ण मोर्चा की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया गया और यूजीसी से जुड़े नियमों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों और आपत्तियों को लेकर विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम के दौरान संबंधित मुद्दों को लेकर तख्तियां और नारे भी सामने आए। प्रदर्शन का केंद्र यूजीसी के नियमों को लेकर असहमति रही। लखनऊ में हुए इस प्रदर्शन से यह मुद्दा एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा में आ गया है। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं की बिक्री से जुड़े एक बड़े नेटवर्क की जांच तेज होने की जानकारी सामने आई है। इसका दायरा वाराणसी से लेकर सहारनपुर तक बताया गया है। नकली दवाओं का यह कारोबार सामने आने के बाद संबंधित विभागों और जांच एजेंसियों की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। इस तरह के मामलों में दवाओं की गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। प्रशासन का ध्यान नेटवर्क से जुड़े लोगों और वितरण व्यवस्था की जांच पर केंद्रित है। कानपुर की 3 बंद कताई मिलों की जमीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को देने का फैसला किया गया है। इसके साथ बरेली और बुलंदशहर में भी जमीन उपलब्ध कराने की बात सामने आई है। इस निर्णय का संबंध औद्योगिक उपयोग और जमीन के बेहतर इस्तेमाल से जोड़ा गया है। बंद पड़ी मिलों की जमीन को नए औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने से संबंधित योजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिड डे मील रसोइयों के लिए मानदेय बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फैसलों की जानकारी दी है। राज्य में बड़ी संख्या में रसोइये स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने का काम करते हैं। सरकार की ओर से उनके आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों पर विशेष जोर दिया गया है। नई व्यवस्था में मानदेय बढ़ाने की बात सामने आई है, जिससे रसोइयों को नियमित आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग की गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार युवाओं और बूथ लेवल अधिकारियों से संवाद करेंगे। इस संवाद का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को लेकर संबंधित लोगों की भागीदारी और तैयारियों को समझना है। आयोग की ओर से प्रदेश में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और मतदाता सूची, बूथ व्यवस्था तथा जागरूकता जैसे विषयों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट बिजली मीटरों को लेकर उपभोक्ता परिषद ने गंभीर सवाल उठाए हैं। परिषद ने मीटरों की कार्यप्रणाली और उनकी जांच को लेकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
उपभोक्ता पक्ष का कहना है कि मीटरों की विश्वसनीयता को लेकर उठे सवालों का तकनीकी स्तर पर स्पष्ट समाधान जरूरी है। दूसरी ओर तकनीकी समिति की रिपोर्ट में मीटरों की सटीकता को लेकर अलग स्थिति सामने आई है। मामले में आगे की जांच पर लगातार नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्डों की ई-केवाईसी प्रक्रिया 93.5% पूरी होने की जानकारी सामने आई है। इसके साथ आधार लिंकिंग का काम भी लगभग पूरा बताया गया है। ई-केवाईसी का उद्देश्य राशन कार्ड से जुड़े लाभार्थियों की पहचान और रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित करना है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लाभार्थियों का डेटा अपडेट रखने में मदद मिलेगी। जिन कार्ड धारकों की प्रक्रिया अभी बाकी है, उनसे इसे जल्द पूरा कराने की अपील की गई है। स्मार्ट मीटरों को लेकर बनी तकनीकी समिति की रिपोर्ट में मीटर निर्धारित सटीकता सीमा के भीतर पाए गए हैं। रिपोर्ट में मीटर की सटीकता को लेकर सकारात्मक निष्कर्ष सामने आया है, लेकिन कनेक्टिविटी टेस्ट अभी बाकी बताया गया है। यानी मीटर की माप संबंधी क्षमता पर समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जबकि संचार और कनेक्टिविटी से जुड़ी जांच पूरी होना अभी बाकी है। आगे की कनेक्टिविटी जांच के बाद पूरी तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश से जुड़ी 2 साल के अंतर की शर्त हटाने का बड़ा फैसला किया है। इससे महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के नियमों में बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई है। पहले 2 अवकाशों के बीच निर्धारित अंतर की शर्त लागू थी, जिसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से महिला कर्मचारियों के सेवा नियमों में अधिक सुविधा उपलब्ध होगी और यह बदलाव उनके पारिवारिक व कार्य संतुलन से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के 176 पदों का परिणाम जारी कर दिया गया है। परीक्षा और चयन प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी अब अपना परिणाम देख सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित उम्मीदवारों के लिए यह परिणाम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर आगे की चयन प्रक्रिया तय होगी। संबंधित विभाग की ओर से परिणाम जारी किए जाने के बाद अभ्यर्थियों को अपने अंक और चयन स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश में हर महीने के तीसरे मंगलवार को शिक्षक संकुल की बैठक आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। बैठक में शामिल होने वाले शिक्षकों को 250 रुपए दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इसका उद्देश्य शिक्षकों के बीच शैक्षणिक गतिविधियों और स्कूल स्तर की जरूरतों पर संवाद को व्यवस्थित करना है। नियमित बैठक से शिक्षकों को अपने अनुभव और काम से जुड़े विषय साझा करने का अवसर मिलेगा और इससे बैठक की प्रक्रिया को नियमित रखने में मदद मिलेगी। मेरठ में यूपीएसएससी की मुख्य परीक्षा शुरू हुई है। परीक्षा के दौरान सामान्य ज्ञान से जुड़ा एक सवाल 2026 के विंबलडन पुरुष एकल विजेता को लेकर भी पूछा गया। परीक्षा में समसामयिक घटनाओं और सामान्य जानकारी से जुड़े प्रश्नों का महत्व इस सवाल से साफ सामने आया। अभ्यर्थियों के लिए ऐसे प्रश्न परीक्षा की तैयारी के दायरे को व्यापक बनाते हैं। मुख्य परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपने प्रदर्शन और आगे की चयन प्रक्रिया को लेकर इंतजार कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थियों को उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 25 अगस्त तक का समय दिया गया है। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद छात्र अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और किसी प्रश्न या उत्तर में गलती लगने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से आपत्तियों की समीक्षा के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रयागराज में बेलन नदी की बाढ़ से कई इलाकों में हालात बुरी तरह प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण संपर्क व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है और कुछ पुलों के टूटने से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच आवागमन प्रभावित हुआ है। बाढ़ की इस स्थिति में स्थानीय लोगों और प्रशासन के सामने आवाजाही और राहत व्यवस्था की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 332 नायब तहसीलदारों को पदोन्नति देकर तहसीलदार बनाया गया है। राजस्व विभाग की ओर से नई तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पदोन्नति के बाद अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां और तैनाती स्थान दिए गए हैं। राजस्व प्रशासन में तहसीलदार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। बड़ी संख्या में हुई इस पदोन्नति के बाद विभागीय कामकाज में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लखनऊ में तापमान बढ़ने के आसार जताए गए हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का असर अलग रहने की संभावना है। लखनऊ में गर्मी और उमस बढ़ सकती है, वहीं पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लोगों को स्थानीय मौसम की स्थिति के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में चिंता बढ़ी है। नदी के उफान पर होने के कारण आसपास के क्षेत्रों में पानी बढ़ने की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। गंगा के जलस्तर में इस वृद्धि का असर नदी किनारे बसे इलाकों और स्थानीय गतिविधियों पर पड़ सकता है। प्रशासन के लिए ऐसे समय में जलस्तर की लगातार निगरानी और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है। बारिश के बाद कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क फिर धंसने की जानकारी सामने आई है। सड़क के नीचे बड़ा गैप बनने से मार्ग की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। बारिश के दौरान जमीन के नीचे पानी जाने और सड़क की संरचना प्रभावित होने से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। एक्सप्रेसवे पर सड़क की सुरक्षा यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रभावित हिस्से की जांच और मरम्मत तुरंत जरूरी हो गई है। गोरखपुर में एक मजदूर की दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है,
जानकारी के अनुसार मजदूर पर रॉड से हमला किया गया और उसका शव छत पर मिला। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शव मिलने के स्थान और घटना से जुड़े परिस्थितिजन्य तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। हत्या के कारण और इसमें शामिल लोगों के बारे में जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वाराणसी में साइबर ठगी से मिले पैसों को खपाने वाले एक गिरोह के पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है। बताया गया कि फर्जी फर्मों के माध्यम से ठगी की रकम को आगे भेजने या इस्तेमाल करने का काम किया जाता था। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। साइबर अपराध में बैंक खातों और फर्जी संस्थाओं के इस्तेमाल की जांच बेहद महत्वपूर्ण होती है। आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर होगी। महराजगंज में ड्रैगन फ्रूट के खेत में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की परिस्थितियों की जांच कर रही है और मौत के कारणों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की ओर से व्यक्त आशंका को जांच के तथ्यों से ही पुष्ट किया जा सकेगा। पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई। चित्रकूट में गूगल मैप के बताए रास्ते पर कार लेकर जाना एक व्यक्ति के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति में बदल गया। बारिश और पानी के बीच कार बहने लगी, जिसके बाद व्यक्ति ने पेड़ से लटककर किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना के बाद रास्तों की वास्तविक स्थिति और डिजिटल मैप पर पूरी तरह निर्भर रहने को लेकर सावधानी की जरूरत सामने आई है। घटना ने यात्रियों को मौसम और सड़क की स्थिति देखकर ही रास्ता चुनने की जरूरत का संकेत दिया। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती की ड्यूटी से जुड़े एक कर्मचारी के इस्तीफा देने का मामला सामने आया है। बताया गया कि कर्मचारी ने ड्यूटी से संबंधित आदेश के बाद इस्तीफा दिया और यह मामला ट्रस्ट की व्यवस्था से जुड़ा है। मंदिर में चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े कार्य निर्धारित व्यवस्था के तहत ही किए जाते हैं। इस मामले के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मोहनलालगंज में चोरी के लिए दोबारा घुसा एक चोर गार्ड की पहचान के बाद पकड़ा गया। बताया गया कि आरोपी पहले भी वहां पहुंचा था और दोबारा आने पर गार्ड ने तुरंत उसे पहचान लिया। पहचान होने के बाद मामले की सूचना संबंधित लोगों और पुलिस को दी गई, जिसके बाद कार्रवाई हुई। घटना में सुरक्षा गार्ड की सतर्कता बेहद महत्वपूर्ण रही। पुलिस अब मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई आरोपी से पूछताछ के आधार पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने त्योहारों से पहले चीनी की उपलब्धता को लेकर स्थिति साफ कर दी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया है जब चीनी की कीमतों को लेकर राजनीतिक बहस चल रही है। सरकार का कहना है कि त्योहारों के दौरान जरूरत के अनुसार उपलब्धता बनी रहेगी। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से कीमतों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धान खरीद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सरकार ने जूट के बोरों की व्यवस्था के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। धान खरीद के दौरान किसानों से उपज लेने और उसे सुरक्षित रखने के लिए बोरों की उपलब्धता बेहद जरूरी होती है। सरकार की ओर से अग्रिम तैयारी के तहत यह राशि स्वीकृत की गई है। खरीद सत्र शुरू होने से पहले जरूरी सामग्री की व्यवस्था करने से प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी। चीनी की कीमतों को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि त्योहारों से पहले चीनी की कीमत बढ़ाना बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने जैसा है। अखिलेश ने इस मुद्दे को आम उपभोक्ताओं और महंगाई से जोड़ते हुए सरकार पर सवाल उठाए। दूसरी ओर सरकार ने प्रदेश में चीनी की कमी न होने की बात दोहराई है। त्योहारों के समय चीनी की कीमत और उपलब्धता को लेकर लोगों की नजर बाजार की स्थिति पर बनी हुई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच 2000 मेगावाट बिजली खरीद को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना बताया गया है। बिजली की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण होती है। समझौते के तहत बिजली खरीद से उत्तर प्रदेश की उपलब्धता को मजबूत करने की तैयारी है, जिससे मांग के समय बिजली आपूर्ति संभालने में मदद मिलेगी। वाराणसी में पर्यटन और होटल क्षेत्र में निवेश को आसान बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य निवेशकों को अलग अलग विभागों में बार बार जाने की जरूरत कम करना और अनुमति प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है। पर्यटन क्षेत्र में होटल और अन्य सुविधाओं के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार से जुड़े अवसर बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पराली प्रबंधन को लेकर नई कवायद तेज की जा रही है। इसका उद्देश्य पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। खेतों में फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहती है। पराली का उचित निस्तारण किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए जरूरी माना जाता है। आने वाले कृषि मौसम में पराली प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर रहेगा। कानपुर में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने थिएटराइजेशन को लेकर भारतीय वायुसेना का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना थिएटराइजेशन के खिलाफ नहीं है। उनका बयान सैन्य ढांचे और तीनों सेनाओं के बीच समन्वय से जुड़े व्यापक विषय के संदर्भ में सामने आया है। थिएटराइजेशन का उद्देश्य सैन्य संसाधनों और संचालन को एकीकृत तरीके से व्यवस्थित करने से जुड़ा है। वायुसेना प्रमुख के इस बयान से एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण सामने आया है।
उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चयन हुआ है। इन शिक्षकों को नवाचार आधारित शिक्षण के लिए यह पहचान मिली है। शिक्षा व्यवस्था में नए तरीकों और रचनात्मक प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे सम्मान बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चयनित शिक्षकों के काम में विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए नवाचार पर खास जोर दिया गया है। संबंधित शिक्षक अब राष्ट्रीय सम्मान समारोह में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर ने काशी दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग की बात कही। इनमें हरित हाइड्रोजन सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। हरित हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ा क्षेत्र है और दुनिया के कई हिस्सों में इस पर काम बढ़ रहा है। दोनों पक्षों के बीच सहयोग की इस संभावना से तकनीक, निवेश और ज्ञान साझा करने जैसे नए अवसरों पर चर्चा हो सकती है। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के राष्ट्रगान के दौरान चले जाने का वीडियो चर्चा में है। वीडियो सामने आने के बाद इस घटना को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। घटना से जुड़े वीडियो के आधार पर अलग अलग लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। ऐसे मामलों में पूरे घटनाक्रम और संदर्भ को समझना जरूरी होता है। वीडियो को लेकर चर्चा सोशल मीडिया और स्थानीय राजनीतिक हलकों में भी जोरों।